अगर आप एक लॉ स्टूडेंट तो आपको वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने अपने एलएलबी के दौरान की थी, जो आपको नहीं करनी चाहिए, एंड कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपना एलएलबी का करियर, लीगल करियर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। गाइस देखो, एज अ लॉ स्टूडेंट आप सभी लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे पास जो मेंटोर्स की कमी होती है, हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है। देखो, हमें कोई गाइड करने वाला जल्दी नहीं मिलता, ना ही मैं मेंटोर करने वाला जल्दी नहीं मिलता। आपको मिल जाएंगे, आपको ये बता देंगे कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बता देंगे, बट लीगल फील्ड में कैसे सक्सेस पानी ये आपको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बताता है। मोस्टली बहुत ही कम होगा जो आपको कोई बताएगा, आप खुद से सीखेंगे जाके। जो मैंने अपना खुद से सीखा अपना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक, तो देखो, मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है। एंड मैं दोस्तों एक रियल बात बताऊं, आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। ओके, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो जो पहली मिस्टेक जो मेरे सामने आई थी, एंड जो पहला जो प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं, सभी लॉ स्टूडेंट हो सकता है मैं भी फेस करता हूं, मैं भी ना फेस करते हूं। आप लोग एग्री करना तो कमेंट करके बताना। देखो, पहली जो मिस्टेक्स जो मैंने की थी, जो प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने, वो थी लैंग्वेज को लेकर। अब देखो होता क्या है, मैंने अपनी एलएलबी जो 12th के बाद डायरेक्ट मैंने बीएलएलबी करी थी। ठीक, अब मेरे मन में एक कंफ्यूजन आ रहा था कि मुझे हिंदी में करनी है एलएलबी या इंग्लिश में करनी है एलएलबी। अब मुझे कई कुछ लोग, कोई कुछ राय दे रहा था, कोई कुछ राय दे रहा था, कोई कुछ एडवाइस दे रहा था, कोई कुछ एडवाइस दे रहा था, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं भाई था पीसीएम से, यानी साइंस साइड से था, तो मुझे आर्ट साइड की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अब मुझे लॉ की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, घर से भी कोई लॉ का नहीं था। तो अब मैं करूं क्या, कोई मुझसे हिंदी बता रहा, कोई मुझसे इंग्लिश बता रहा। तो मैंने क्या किया, अपना पूरा सेमेस्टर हिंदी मीडियम से पढ़ा, बट मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था 12th तक, तो मैंने एग्जाम जो है अपने इंग्लिश मीडियम से ही दिए जाके। तब मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये रियलाइज हुआ जाके कि ये जो हिंदी इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट जो बना रखा है लोगों ने, ये ऐसा नहीं। देखो, आप 12th तक जो हिंदी पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम से, जो भी आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे थे, ग्रामर पढ़ रहे थे, या आप ग्रेजुएशन तक जो भी हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे थे, आप 3 ईयर वाला एलएलबी करें, 5 ईयर वाला एलएलबी करें, ठीक, अभी तक जो आप लोग लैंग्वेज पे फोकस कर रहे थे, वो जैसे ही आप एलएलबी या बीएलएलबी में आते हो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि यहां पे हम बात करेंगे इंग्लिश की, बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश की। यहां पे हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे लीगल हिंदी की। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोर्ट में आप जाएंगे, किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे, तो आप वहां पे ये नहीं करेंगे ही, शी, हर, हिम, ये सब चीजें नहीं कहेंगे। आप कहेंगे पिटिशनर है, ये डिफेंडेंट है, ये डिफेंडेंट है, ये पिटिशनर है। तो यहां पे मेरी चलती है लीगल लैंग्वेज। अब देखो, इसमें मेहनत आपको दोनों में बराबर करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं, अब मान के चलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें। ओके, आप अगर हिंदी मीडियम से एलएलबी करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप एलएलबी अगर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपके लिए इजी होने वाले, बिल्कुल नहीं। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको लगता है इंग्लिश में आपके लिए एलएलबी इजी होने वाले, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पे आपको सारे टर्म आपको नए मिलेंगे, आपको लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड आपको टर्म्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो इसी से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है हमारा बेरेक्ट से रिलेटेड। ओके, अब बेरेक्ट को हम लोग काफी ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, मैंने भी किया था। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था दोस्तों, तो मुझे सर ने बताया कि आप बेरेक्ट परचेस कर लें जाके, एंड आप डिक्लॉट एडिशन का बेरेक्ट परचेस कर लें जाके, अब बताना ये वो। तो दोस्तों मैंने ये अपनी पहली बेरेक्ट परचेस की थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दोस्तों, डिक्लॉट एडिशन। अब तो मुझे फिलहाल पता चल गया बेरेक्ट क्या है, कैसे रेट करनी, सब चीज समझ में आ गई। फर्स्ट सेमेस्टर में जब बेरेक्ट मेरे पास आया था, मैं देख रहा था क्या लिखा है यार, ये एक तरफ ये लिखा है, एक तरफ वो लिखा है। देखो, रियलिटी ये बता तो दिया बेरेक्ट ये ले आओ, लेकिन पढ़ना नहीं बताया, कैसे पढ़ना है ये नहीं बताया, बस ये रीड कर लो बस हो जाएगा। तो देखो, इसकी एक टेक्निक होती है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाता, बट बेरेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर आपको एक सफल वकील बनना है, आपको अगर एक सफल एडवोकेट बनना है, आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, आपको अगर लीगल फील्ड में सक्सेस पानी है, तो बेरेक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये रियलिटी, इस चीज को जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वो अच्छा रहेगा। मैंने अपने 2 से 3 सेमेस्टर बिता दिए, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है दोस्तों। तो आप लोग इस मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करना। आप जिस भी सेमेस्टर में हो, हर एक सेमेस्टर की बेरेक्ट आपको परचेस करनी चाहिए। समझ में ना आए तब भी आपको बस 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ कर रोज रात को रीड आउट करना है बेरेक्ट को। ओके, अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है बेरेक्ट के बाद, वो होता है नोट्स मेकिंग का। नोट्स मेकिंग का देखो, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग होंगे जो रफली नोट्स भी बनाते हो, जो लोग नोट्स ही ना बनाते हो, एंड अगर नोट्स बनाते हो तो बस रफ बना के छोड़ देते होंगे। ठीक, कि हम लोग बाद में जाके कर लेंगे, जाके घर पे जाके। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं, हो सकता है आप लोगों में से काफी सारे लोग, हो सकता नहीं, सही बात, आप लोग टेक्स्ट बुक भी ऑर्डर कर लेते होंगे, पढ़ते हैं, पढ़ना किसको, बस ऑर्डर कर लिया, ठीक। लेकिन पढ़ते किसने, एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, भाई उठाई मैंने ये क्वेश्चन बैंक और मैंने 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हो गया मैं पास, बात खत्म। तो देखो, ऐसा नहीं करना है। लॉ एक प्रोफेशनल कैरियर है, इसको याद रखना। इसके ऊपर मैं लास्ट में बताने वाला, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप नोट्स मेकिंग की आदत नहीं डालते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो,
नोट्स बनाने से क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपका लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स सुधरेगी। एंड एक चीज याद रखना, आपकी मेन चीज होगी वो ड्राफ्टिंग स्किल्स सुधरेगी। आप जब नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और जब आप ड्राफ्ट करेंगे जाके, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नोट्स बना रहे हैं वही आपको ड्राफ्ट करना जाके, वो अलग चीज हो जाएगी, बट हाँ उससे आपकी एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। जो कहते हैं नहीं, बेस, एक छोटा सा बेस आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। एंड इन फ्यूचर आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है एंड आपको कोई भी एडवोकेसी में भी जाना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप एडवोकेसी जुडिशरी में जाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद कुछ लोग भाई नोट्स भी बनाते हैं, मेरे ऊपर एहसान करते हैं कि भाई तुमने कहा था अब मैं नोट्स बनाने वाला हूं। नोट्स भी बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं, हमने लिया रफ रजिस्टर, उस पर मेरे पास रखा नहीं, मैं दिखा, हमने लिया रफ रजिस्टर, लिख दिया। घर पे जाके कुछ लोग होंगे कहेंगे मैं घर पे जाके इसको फेयर कर दूं, कुछ लोग होंगे यार रफ ठीक है यार क्या करना। तो देखो, रफली रजिस्टर नहीं रखना। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो, 4th सेमेस्टर के हो, 3rd सेमेस्टर के हो, तो मैं उनसे अगर अभी कहूंगा अपने 1st सेमेस्टर के 2nd सेमेस्टर के नोट्स मुझे दिखा दो, उनके पास नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो 1 पेज उधर होगा, 2 पेज उधर होंगे, बाकी पता नहीं कहाँ होंगे। तो इस चीज की कोशिश करें दोस्तों कि नोट्स जो आपको बनाने, फेयर नोट्स बनाने, ताकि आपके फ्यूचर में भी वो काम आ सके। ओके, एंड नोट्स जो बनाना वो आपको डायग्रामेटिक तरह से बनाना। अभी तक आप जो 12th तक बना रहे थे थ्योरी के बेस पे, वो नोट्स अब आपको नहीं बनाने। इस चीज को याद रखना, आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपको अब पॉइंट्स में आपको बनाने होंगे। एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आपको वो पॉइंट बनाना है जो आपको याद रहे, की पॉइंट आपको बना लेना होगा हर एक टॉपिक का। ओके, अब ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप लोग बस पूरी थ्योरी लिख रहे हैं एंड पूरा रजिस्टर भर रहे हैं, वो नहीं, वो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में करेंगे, वो सही चल जाएगा। देन इसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने मिस्टेक की है दोस्तों, मुझे बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गई थी, कह सकते हैं आप लोग, सेल्फ स्टडी को जो इग्नोर किया। अब 1st सेमेस्टर था दोस्तों, मैंने क्या किया, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ सर्च की, मुझे नहीं मिली। उस टाइम पे मैं जब एलएलबी कर रहा था, तो यूट्यूब पे एलएलबी बीएलएलबी को लेकर इतना कोई क्रेज भी नहीं था, कुछ ही चैनल थे जो थोड़ा बहुत बताते भी थे, ठीक। तो कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, ना ही ऑनलाइन रिसोर्सेस थे। अब क्लास में तो दोस्तों ऐसा ही बस ठीक था, आप लोग समझ ही सकते हैं, क्लास जब चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं बस, ठीक। तो क्लास से भी कोई सपोर्ट नहीं। अब मैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यार एलएलबी छोड़ देनी चाहिए, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। देन मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने खुद से नोट्स बनाने स्टार्ट किए, खुद से चीजें करना शुरू की। तब मुझे रियलाइज हो कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस एलएलबी में कितनी ज्यादा है। देखो, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यहाँ जो आप यहाँ बैठे हैं, आप जो लॉ स्टूडेंट हैं, आपको सेल्फ मेड बनना है, ठीक। आपको कोई बनाने नहीं आएगा। आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सेल्फ मेड बनना है, ठीक। किसी कोई आपको बनाने वाला नहीं आने वाला, ठीक। तो आपको सेल्फ स्टडी इसलिए फोकस करनी चाहिए। देखो, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपकी हर एक चीज सॉल्यूशन, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, मैं चीजें बता रहा हूँ, एक चीज कनेक्ट होंगी तो आप समझ पाएंगे। अभी हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, दिमाग से ऊपर से जा रही हो, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। देन इसके बाद में 2 चीजें मैंने और एब्जॉर्व की थी, पता है, जो मैंने पर की थी। मैंने यार स्टार्टिंग में क्या किया था कि ये जो सेक्शंस हैं, मैंने सोचा कि यार मेरे पास अब आईपीसी आ गया, अब मैं क्या करूंगा, सारे सेक्शन मुझे याद होने चाहिए, ताकि अगर मेरा कोई सीनियर पूछ ले या कोई मुझे पूछ ले, मैं तुरंत बता दूं, ये सेक्शन ये बताता है, ये सेक्शन ये बताता है, ये धारा ये बताती है, ये धारा ये बताती है। एंड ऐसे मेरे पास था कि मुझे सारे केस लॉस जो थे, जजमेंट है, उनको मैं इतनी अच्छे से याद कर लूं कि एग्जाम में जो बिल्कुल वैसे ही वैसे एक एक पॉइंट वैसे लिख दूं जाके। ओके, जो उसका साइटेशन है वो भी मैं वैसे ही लिख दूं जाके। पर ऐसा नहीं करना, हमें कभी भी सेक्शंस को मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि देखो सेक्शन याद नहीं किए जा सकते हैं, नहीं करने चाहिए। मेरा मानना है सेक्शन को याद नहीं करना चाहिए, अपने आप याद हो जाते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सेक्शन को याद करने पे फोकस नहीं करना, सेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप लोग फोकस करना, बेरेट के इंडेक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ना, आपके सेक्शन कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद अगर केस लॉ की बात है, देखो भले ही थोड़ा सा है, लेकिन केस लॉ जो भी जजमेंट होगा वो आपको थोड़ा सा पढ़ के ही, आपका कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर करेंगे तभी आप उसको लिखना। देखो, आप जब जजमेंट पढ़ेंगे तो उसी से आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी। तो आप लोग केस लॉस को जरूर पढ़ना, अवॉइड मत करना केस लॉ को पढ़ने के लिए, ठीक। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ रहा था, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक हमारा पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखो क्या होता है, देखो हम में से काफी सारे लॉ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ अभी ये सोचते होंगे कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है, हमें सिर्फ जज बनना है और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। या हमें एडवोकेसी की फील्ड में जाना, तो हमें इतने अच्छे से सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेना है, इतना अच्छा सब्जेक्ट, हमें हर एक लॉ का हर एक सेक्शन आना चाहिए कि हमारे पास जब सीनियर हमारे सामने कोई भी पूछे, हम उसको फटाक से बता दो ये सेक्शन इसका ये बताता है। तो ऐसा नहीं करना। देखो, हमारे लिए थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसके साथ में हमारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर हासिल करनी चाहिए। अब इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दे, 1st सेमेस्टर से ही आपको इंटर्नशिप करनी है। इस चीज को याद रखना दोस्तों, लीगल इंटर्नशिप करनी है। मैंने जब एलएलबी स्टार्ट की थी दोस्तों, इतना इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही इतनी अवेयरनेस थी, बट आजकल इंटर्नशिप आपको कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक। आपको लीगल इंटर्नशिप करनी है,
मोड कोड प्रैक्टिस में आप लोग हिस्सा लीजिए, मोड कोड कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, पेपर पब्लिश करिए, आप लोग जो भी कंपटीशन हो रहे हैं लॉ से रिलेटेड, लॉ क्विज से रिलेटेड, वो आप लोग ज्वाइन करें। एंड अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप लोग कोर्ट जरूर जाएं। ओके, भले हफ्ते में 2 से 3 दिन जाए, लेकिन आपको जाना है फर्स्ट सेमेस्टर से ही जाना है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा, काफी सारे लोग कहते हैं अगर आपको मानना तो माने, ना मानो तो ना माने। काफी सारे लोग कहते हैं कि आप 4 to 5 सेमेस्टर बिता लें, देन उसके बाद आप लोग कोर्ट प्रैक्टिस करें। मेरा ऐसा नहीं मानना, मेरा मानना थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी एलएलबी में, पीएलएलबी में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, क्योंकि हमारी जो काम आएंगी, हम जिससे अर्न करेंगे वो होंगी हमारी स्किल। हम स्किल्स के बेस पे अर्न करने वाले हैं, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। देन इसके बाद हमारे एक सामने एक चीज और आती है कि हम लोग क्या करते हैं एलएलबी के दौरान, बीएलएलबी के दौरान हम लोग नेटवर्क नाम की कोई चीज, हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करने वाला, ये चीज याद रखना। बाद में कमेंट बॉक्स में मत करना तुम एमएलएम वाले हो, ठीक, मैं वो नहीं हूँ, ठीक। तो देखो, नेटवर्क हम लोगों को करना चाहिए। अब कैसा नेटवर्क करना चाहिए? देखो, मैंने जब एलएलबी बीएलएलबी स्टार्ट की थी तो मुझे मेरे मन में आता था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपना पढ़ाई करूंगा और अच्छे से हर एक सेक्शन को याद कर लूंगा, मुझसे कोई सीनियर पूछेगा सब बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं रखना। क्योंकि लोग मुझसे, मैं एक बार बन जाऊंगा तो लोग मुझसे मतलब रखने आएंगे। तो देखो, ये थिंकिंग यहाँ पे गलत है। आपको नेटवर्क बनाने जरूरी है। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, एज एन, आपको नेटवर्क, एज अ लॉयर आपके पास नेटवर्क होने चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होंगे तो आपके पास क्लाइंट भी नहीं आएंगे। अब नेटवर्क, सवाल आता है कि नेटवर्क किस तरह का? देखो, एक नेटवर्क आपका क्या होता है, जो आपके फ्रेंड्स ऑफ सर्कल का नेटवर्क होता है, ठीक, वो आपका फ्रेंड्स है, वो आप अलग एक रखिए, वो एक नेटवर्क आपका चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक। एक नेटवर्क आपका आता है, प्रोफेशनल नेटवर्क आता है, जो आपके लॉ फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो वो नेटवर्क आपको क्रिएट करना है, जल्द से जल्द क्रिएट करना है। जितनी जल्दी, लॉ के फील्ड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आ रहा है, आप जितनी जल्दी नेटवर्क को क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल लेगा फ्यूचर में। ओके, देन इसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं यार, एग्जाम हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, शेड्यूल आने दो एग्जाम का, फिर 10 दिन पहले पढ़ेंगे, बैठ के आराम से, बेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग ये चीज पे फोकस करते हैं, एग्जाम टाइम पढ़ते हैं या लास्ट टाइम पढ़ते हैं, ठीक, या एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाते हैं। देखो, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको किस चीज के लिए पढ़ना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आपसे बता रहा हूं, आपसे बड़ा कोई लॉ स्टूडेंट आपके कॉलेज में नहीं होने वाला है, ठीक। एंड आप अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हैं, ये आपको दर्शाएगा कि आप सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके लिए एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, आपके लिए एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है, क्या आपके मन में ये जानने की इच्छा नहीं होगी कि आजकल हर एक पॉलिटिशियन कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन ये, कॉन्स्टिट्यूशन वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही, सब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तो आपके मन में इच्छा नहीं आ रही कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में जरूर पता होना चाहिए ना। तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे पढ़ने के भी 2 तरीके, मैंने जैसे मेथड निकाले थे। फॉर एग्जांपल, मेरा जो ड्रीम था, अभी भी है, था क्या कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 3rd या 4th सेमेस्टर से मैंने क्या किया कि मैंने वो सब्जेक्ट 10th सेमेस्टर तक मैंने उस सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए पेपर पे कि कौन से सब्जेक्ट मेरे जुडिशरी के सिलेबस से हैं और कौन से सब्जेक्ट नहीं। तो मैंने उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जो जुडिशरी के सिलेबस में, एंड उन सब्जेक्ट में मैंने कम फोकस किया जो जुडिशरी सिलेबस के नहीं, उनको मैंने सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रखा। तो इस चीज को आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, इसके बाद एक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। ओके, देखो, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप एक जज हैं, आप अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपके लिए बताता हूं, आप में से कुछ लोग होंगे कहते हैं कि हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले, नहीं, परसों से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन 2 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, एक दिन 3 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, और अगले 1 हफ्ते तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेज नहीं है। देखो, टाइम एक क्या है, जैसे आप लोग रुपए, आपके लिए रुपए सेविंग नहीं है, आपके पास अकाउंट नहीं है रुपए के लिए, तो हम इतना रुपए यहां खर्च करेंगे, इतना रुपए यहां खर्च करेंगे। तो टाइम भी आपके लिए एक एसेट है, याद रखना। इसको आपको इतना समझ के खर्च करना है कि आपको कहां पे अपना टाइम खर्च करना है। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जब आपकी एलएलबी खत्म हो जाएगी तब आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपको एलएलबी में आपने किया, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको क्लियर है, आपको कुछ आता भी या नहीं, सेल्फ डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो बहुत जरूरी है अभी के भी अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल जरूर बनाए। भले दिन में 1 घंटा पढ़ें, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक। टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है आप सभी को, एंड शेड्यूल भी मेंटेन करना। देन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हम लोग क्या करते हैं। देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। देखो, बहुत सारे लोगों का एक सवाल भी था दोस्तों
कि यार हमें एलएलबी करते ही हमें अर्निंग करनी है। देखो, तो एक चीज मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि एलएलबी बीएलएलबी जो आपका लॉ का कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक, इसको आप कोई हल्का कोर्स मत समझ लेना, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये अदर कोर्स से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक, बहुत ही अलग है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्स हो, आईटी सेक्टर से ही कोई कोर्स है, ठीक, आप आईटी सेक्टर में कोई कोर्स आपका फ्रेंड कर रहा होगा, उसको जैसा ही उसका कोर्स कंप्लीट होता है, उसको कॉलेज की तरफ से अगर कोई प्लेसमेंट मिलता है तो मिल जाता है, अच्छी बात है। नहीं मिलता तो 6 से महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वो जॉब करने जाता है एंड वो अर्न भी करने लगता है, यानी मिनिमम अमाउंट एक 18 से 20 हजार रुपए, 20 से 25 जो भी उसको मिलता है पैकेज, वो मंथली अर्न करने लगता है। फिर आप करते हैं कंपैरिजन अपने आप से कि यार मेरा फ्रेंड तो कमाने लगा, मैं नहीं कमाने लगा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या ये कमाने लगेगा, मैं तो कमा नहीं पाऊंगा। देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि लॉ में आप तभी अर्न कर सकते हैं जब आप लर्न कर सकते हैं। देखो, ये मैंने लाइन खुद से बनाई, कैसे मैंने चिपी नहीं, आप तभी अर्न करेंगे जब आप लर्न करेंगे। ठीक, तो आपको लर्न करना है। ठीक, अब कैसे क्या करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एलएलबी बहुत ही एक अलग करियर है, आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आप एक समझ सकते हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, आप एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग बिजनेस फैमिली से होंगे, तो वो अगर वो होंगे तो उनको समझ पा रहे होंगे कि हमें कई जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कहीं पे हमें रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि हमें कब इसका रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ एलएलबी बीएलएलबी में, लॉ की फील्ड में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। 5 ईयर की आप एलएलबी करें, उसमें आप 5 ईयर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि साथ में टाइम मैनेजमेंट करना, जो चीजें बता रहा हूँ चीजों को फॉलो करना, देन इसके बाद में आपको, अगर आपने सारी चीजें फॉलो की तो आपको बहुत बहुत 1 साल का समय लगेगा आपको अच्छा अर्निंग करने के लिए, 1 से 2 साल एलएलबी के बाद में। ठीक, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 3 to 4 ईयर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोर्ट में, तब जाके आप काफी सारी चीजें सीख पाएंगे। ओके, तो इस चीज को याद रखना एंड एक कोशिश करना दोस्तों कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ एंड एक पर्सनल लाइफ, इन दोनों को अलग रखना, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट जब आप एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी आपने लॉ के फील्ड में एंटर कर लिया है, ठीक, तो अब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रह गए। जो आप अभी तक 12th में कर रहे थे, ग्रेजुएशन में जो कर रहे थे, उन चीजों से अब आपको हटना पड़ेगा। अब आपको एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, आप लॉ को सीरियस नहीं लेते हैं, तो मैं आज की आज गारंटी ले रहा हूं कि आने वाले समय में जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, आपको सेल्फ डाउट आएंगे कि मुझे कुछ आता है नहीं। एंड मैं एक चीज और बताने वाला हूं, आपको कंपटीशन किन स्टूडेंट से होने वाला है जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं। जब आप बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इंटर्नशिप कर रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, आपका कंपटीशन हो सकता है एनालिस्ट के काफी सारे स्टूडेंट से हो जो बहुत ज्यादा ट्रेन किए जाते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखना दोस्तों कि अगर ये चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, इन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मैं एक छोटी सी दोस्तों वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा, बट यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एलएलबी के दौरान जो मैंने चीजें बताई आपको करनी, लेकिन आपको क्या करना, आपको केस लॉस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बेरेट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, केस लॉस को समझना है, बेरेट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, साथ ही साथ नेटवर्क जरूर बनाने हैं, इंटर्नशिप करनी है, एंड साथ ही साथ आपको लीगल रिसर्च करनी आनी चाहिए। लीगल रिसर्च को आप लोग सीख लीजिए, बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। लीगल राइटिंग आपको आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी, आप लोग छोटे छोटे ड्राफ्ट आजकल ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप लोग देखना स्टार्ट करें कि आप लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना सीखें, फॉर एग्जांपल होम लोन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करना सीखें, आपके लिए कैरियर फील्ड आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी खुल जाएगी। तो इस तरह से काफी सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। एंड मैंने काफी सारी चीजें बनाई थी, मैं आपको लिए देख सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ और बताओ। एंड एक चीज मैं आपके साथ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो एक फर्स्ट सेमेस्टर से आप एक रेज्यूम बना के जरूर रखें, एंड रेज्यूम में देखें कि आप हर 6 महीने के बाद क्या उसमें एड ऑन कर रहे हैं। अगर आप एक रेज्यूम में 6 महीने के बाद कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो आप ट्रस्ट मी गाइस, आप कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर यहाँ आते तो आप यहीं रह जाएंगे, आपके साथ वाला लंबी उड़ान लेके निकल जाएगा। सो आई होप दोस्तों, मैंने जो आपके साथ शेयर किया दोस्तों, ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी दोस्तों, जो मैंने बहुत लेट रियलाइज करी थी, एंड मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था दोस्तों, तो मैंने आप सभी के साथ ये सारी चीज शेयर कर दी। आई होप गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज अगर आप सभी लोग मेरे साथ एग्री करते हैं मेरी बात पे, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज, तो सिंपली सी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक करना है, कमेंट करके आपको इस वीडियो के फीडबैक जरूर शेयर करने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लीगल ग्लोसरी, जहाँ पे हम लोग लॉ से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।